गुड इवनिंग एवरीवन। आई नो तुम्हारा लाइफ बहुत बढ़िया जा रहा है। क्या और अच्छा क्या चाहिए तुमको लाइफ में? In your modules, come to page number 10.26. Yesterday we explained the concept of drawing power. Today we'll talk in detail about this concept and we proceed with the other areas. I want pin drop silence. Everyone on page number 10.26. There is a heading called as computation of drawing power. सुनिए, कल हमने आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था जहां पर हाउ द डीपी कैलकुलेशन वर्क्स एक्सप्लेन किया था। अब मान लीजिए यू आर अ बैंकिंग कंपनी और आप सर ओडी या सीसी फैसिलिटी का ऑप्शन अगेंस्ट करंट एसेट प्रोवाइड करते हैं। करंट एसेट में वो लोग प्रोमिनिएंटली दो एसेट्स को कंसिडर करते हैं। वन इज योर इन्वेंट्री, सेकंड इज योर डेटर्स। सर इसमें से वो अनपेड स्टॉक्स एंड मार्जिन, इनएलिजिबल डेटर एंड मार्जिन रिमूव करने के बाद में ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करना चाहता है। एज अ ऑडिटर, इफ यू आर ऑडिटिंग अ बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी ने ये ड्रॉइंग पावर रेगुलरली कैलकुलेट करना चाहिए। सिंपल मैकेनिज्म रहता है, बैंकिंग कंपनी विल हैव अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का काम होगा कि बैंक ने जिन जिन लोगों को ओडी या सीसी का ऑप्शन दिया है उनके करंट एसेट्स के रिगार्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे अपडेटेड स्टेटमेंट्स मांगते जाएं। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट लिमिटेड को आपने सीसी फैसिलिटी दिया होगा, उस प्राइवेट लिमिटेड को आप बोलेंगे हर क्वार्टर का हमें अपडेटेड डेटर्स का स्टेटमेंट चाहिए, अपडेटेड स्टॉक का स्टेटमेंट चाहिए। एंड नॉर्मली आपके सीबीएस के अंदर ही ये डेटा अपडेट करने के बाद में ऑटोमेटिक ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट होगा। और मान लो ऐसा है कि भाई किसी भी एक कस्टमर के लिए लास्ट ईयर लेट्स से ड्रॉइंग पावर 700 करोड़ था। इस अगले साल के शुरू होते ही पहले क्वार्टर के बाद में लेट्स से इन्वेंट्री लेवल्स बहुत कम हो गए हैं, डेटर्स का अमाउंट बहुत कम हो गया है एंड लेट्स से ड्रॉइंग पावर का अमाउंट 700 करोड़ से कम होकर के 500 करोड़ के आसपास आ गया है। एंड अगर ऑलरेडी उन्होंने नेगेटिव बैलेंस 500 करोड़ के ऊपर यूज किया हुआ है तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली फ्लैग हो जाएगा। एंड फ्लैग होने के बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा कस्टमर को दैट सर आपका जो लिमिट है ओवरऑल सैंक्शन लिमिट ज्यादा रहेगा। ड्रॉइंग पावर ऑन द बेसिस ऑफ Q1 का स्टेटमेंट्स हैज कम डाउन फ्रॉम 700 टू 500 एंड आपका नेगेटिव बैलेंस इज इन एक्सेस ऑफ 500। तो आपने या तो उस बैलेंस में जो नेगेटिव का कंपोनेंट है वो खत्म कर देना चाहिए, मतलब एडिशनल पार्ट जो रहेगा वो पार्ट आपने ऐड कर देना चाहिए। एग्जांपल हो सकता है लास्ट क्वार्टर तक योर ड्रॉइंग पावर वॉज 700 CR, इसमें से आपने बैलेंस यूटिलाइज करके रखा था 600 CR का। अगले Q1 के बाद में आफ्टर द नेक्स्ट Q1 द ड्रॉइंग पावर हैज कम डाउन फ्रॉम 700 टू 500। अब प्रॉब्लम क्या है, बैंक के लिए रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि आपने 600 करोड़ यूज किया हुआ है और उसको लगता है नया ड्रॉइंग पावर 500 ही होना चाहिए, तो वो आपको नोटिफाई करेगा और बोलेगा कि ये बैलेंस आपका 500 के लिमिट के अंदर आना चाहिए। ओवरऑल सैंक्शन लिमिट ज्यादा हो सकता है बट बिकॉज ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री और चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेटर्स आपको ड्रॉइंग पावर कम हो गया है। तो मतलब जिस एसेट को आपने सिक्योरिटी रखा है ना उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो आपने जो पैसा यूज किया है वो लिमिट भी 600 से कहां आ जानी चाहिए, 500 के अंदर आ जानी चाहिए। और लेट्स से सडनली Q4 तक आते आते दिस लिमिट कम्स डाउन टू 200 CR, तो कहना इसे ऑलमोस्ट जो आपका नेगेटिव बैलेंस है वो खत्म करके उसको 200 CR के अंदर अंदर लेके आना पड़ेगा। बिकॉज अगर कंटिन्यूसली वो 200 करोड़ के ऊपर रहेगा तो ये एनपीए के डेफिनेशन में आ जाएगा। आपको मालूम रहेगा आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट के लिए पहला पॉइंट था, अगर कंसिस्टेंटली द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज अबव द सैंक्शन लिमिट ऑफ ड्रॉइंग पावर तो आपके लिए वो अकाउंट क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। मतलब आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए होते अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद में नया पैसा निकल नहीं सकता है, सिर्फ पैसा क्रेडिट ही हो सकता है। ऑब्वियसली ये कस्टमर के लिए भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाएगा क्योंकि कस्टमर का जो ऑडिटर है वो कारों में रिपोर्ट करेगा कि कंपनी डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, अगर आपको याद रहेगा क्लॉज नंबर 9 इफ यू कैन रिकॉल।
यस और नो? तो इसीलिए ड्राइंग पावर को बहुत सीरियसली बिजनेस में लिया जाता है। ऑब्वियसली बैंक के केस में डेडिकेटेड डिपार्टमेंट रहेगा जो ये इंश्योर करेगा। अब सिंपल चीज है, जहां भी ड्राइंग पावर सडनली बहुत कम अगर हो जाता है ना, जैसे 700 से 500, 500 200, कहना इससे उस अकाउंट में रिस्क बढ़ जाती है। तो इमीडिएटली आपके बैंक के जो बोर्ड है, जो रेस्पेक्टिव कमिटी के लोग हैं, उनको ये नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि क्वार्टरली बेसिस पे कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स है जहां पर रिस्क इन्वॉल्व बढ़ गया है, दे शुड बिकम फ्लैग्ड ऑटोमेटिकली। और वो फ्लैग होने के बाद में उन्होंने अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। अप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब है ये लिमिट को जो 200 सीआर पे आ गई है, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस हैज टू बी विद इन द लिमिट्स। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का कंजम्पशन करना पड़ेगा और वो 200 करोड़ के लिमिट के अंदर ही आना चाहिए। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कल आपने अटेंड करके ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना सीखा है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं ये 780 सीआर आपको समझा था, वही हमने 700 से शुरू किया और बाद में धीरे धीरे क्वार्टर बाय क्वार्टर ये वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आइए हम लोग क्या चेक करेंगे, पेज नंबर 10.26। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, 99% चीजें आपको पता है, आपको आराम से रीड करना है, समझना है, कुछ चीजों को मार्क करना है, क्लोज करना है। सबसे पहले what is drawing power? Drawing power is also called as DP. It is an important concept when you are thinking about CC facility. Remember, it is the limit up to which a firm or a company can withdraw from, mark the word, working capital limit that is sanctioned. मतलब आपको जो वर्किंग कैपिटल के लिए सीसी फैसिलिटी दिया है ना, मैक्सिमम कितना पैसा आप उसमें से यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग पावर। हाउ मच मनी यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस फैसिलिटी इज कॉल्ड एज डीपी। अब ये ड्रॉइंग पावर किस पे डिपेंडेंट होता है, करंट एसेट्स के प्रॉपर वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। पर देखो नंबर 2 में, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन सैंक्शन लिमिट एंड ड्रॉइंग पावर? यस, आई हैड टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, रिपीटिंग इट वन मोर टाइम। पूरे बिजनेस को ओवरऑल लेवल पे इवैल्यूएट करके सैंक्शनड लिमिट बनाया जाता है। ये ओवरऑल एक्सपोजर होता है हमारा टुवर्ड्स अ बिजनेस। फिर मैं बोलता हूं इन करंट एसेट्स के अगेंस्ट में आपको सीसी फैसिलिटी दे रहा हूं, तो ड्रॉइंग पावर इज कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक एसेट, सैंक्शनड लिमिट इज फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सैंक्शनड लिमिट इज, मार्क द वर्ड, total exposure that a bank can take for a particular client for all the facilities. इसमें CC, OD, export packing credit या any bank guarantees, कोई भी तरीके का जो मैं फैसिलिटी आपको देने वाला हूं, चाहे वो फंडेड होगा या नॉन फंडेड होगा, सब मिला के सैंक्शन लिमिट के अंदर होना चाहिए। ये ओवरऑल एक्सपोजर होता है, बट एक्चुअली स्पेसिफिक एक्सपोजर कहलाता है ड्रॉइंग पावर। इट रेफर्स टू द अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, मार्क द वर्ड, प्राइमरी सिक्योरिटी लेस द मार्जिन। कहना इसे हम वही देख रहे थे, स्टॉक्स माइनस अनपेड स्टॉक्स माइनस मार्जिन, डेटर्स माइनस इनएलिजिबल डेटर्स माइनस मार्जिन। कहना इसे अमाउंट में से मार्जिन निकालना पड़ेगा, नेट वैल्यू आपका कहलाएगा ड्रॉइंग पावर। इज दिस क्लियर टू यू? नीचे आइए, ऑल अकाउंट्स शुड बी केप्ट विद इन बोथ ड्रॉइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट। अब सोचिए, सैंक्शन लिमिट ओवरऑल लिमिट है, तो जनरली सैंक्शन लिमिट विल बी मोर। सारे अकाउंट सैंक्शन लिमिट के अंदर तो रहेंगे ही रहेंगे। प्रॉब्लम यह है ड्रॉइंग पावर कम हो सकता है, तो ये ड्रॉइंग पावर के अंदर भी होने चाहिए। हो सकता है सैंक्शन लिमिट 1000 करोड़ का है, पर ड्रॉइंग पावर 700 करोड़ का ही है, तो आइडियली पैसे का इस्तेमाल 700 करोड़ के अंदर अंदर ही होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा दोनों लिमिट्स के अंदर ही आपका यूटिलाइज्ड अमाउंट होना चाहिए। अगर ये लिमिट क्रॉस होती है, कहना इसे एनी इरेगुलरिटी अगर आती है, तो इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट और हेड ऑफिस। इनमें थोड़ा भी लग रहा है कि पैसा शायद रिकवर होने का चांस कम है, तो आपने नोटिफाई करके ये अकाउंट को फ्लैग कर देना चाहिए, ताकि अप्रोप्रिएट एक्शन बैंक ले सकता है। अभी तक समझ में आ रहा है क्या? पक्का? नीचे आइए, बैंक का ड्यूटी क्या है? सर बैंक क्या करेगा? बैंक ये देखने का ट्राई करेगा कि आपके जो करंट एसेट्स है ना, वो इतने वैल्यू है क्या उनमें कि आपको जो ड्रॉइंग पावर दिया है उतना पैसा वो रिकवर कर पाएंगे। तो कह रहा है इसे करंट एसेट्स की वैल्यू देखने के लिए हमें अपडेटेड स्टॉक स्टेटमेंट्स लगेंगे। तो इनको देखो इंस्ट्रक्शन दिया है, ड्रॉइंग पावर इज रिक्वायर्ड टू बी अराइव्ड बेस्ड ऑन करंट स्टॉक स्टेटमेंट। सर बड़े बोरोवर के केस में स्टॉक स्टेटमेंट रिलाई करते वक्त हमने बहुत केयरफुल होना चाहिए दैट दीज शुड नॉट बी ओल्डर देन, मार्क द वर्ड, 3 मंथ्स। मतलब कहना इसे हर क्वार्टर का स्टेटमेंट आना ही चाहिए कंपल्सरीली। इफ देर ओल्डर देन 3 मंथ्स दैट मींस वैल्यू बदल गया होगा, हम बड़ा रिस्क ले रहे हैं एज अ बैंकिंग कंपनी। इधर ही अगर आपको याद है कारो का क्लॉज नंबर 2 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कारो का क्लॉज नंबर 2 याद है क्या भाई? एनी चांस? इट टॉक्ड अबाउट इन्वेंट्री, उसका पॉइंट नंबर बी गलती से याद है क्या भाई? क्या पता तुमको क्या याद है? लेट्स सी, रीड दिस पॉइंट नंबर 2।
whether during any point of time the company has been sanctioned working capital limit in excess of 5 crore. Remember, this caro is not applicable for a banking company. Caro is not applicable for a banking company. Caro applies to every company including a foreign company except banking, insurance, section 8, one person, small and private limited. 4 कंडीशन दिया था उसका. Is caro applicable for NBFC? Yes. Is caro applicable for CFS? No. Only there is one clause. Clause number 21. याद आया क्या? सर ये बोलता है अगर मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं उस कंपनी को किसी बैंक ने वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करके दिया है इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ के बियॉन्ड का वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करके बैंक ने इस कंपनी को दिया है. अब ये कंपनी क्या करेगा? बैंक को रेगुलरली अपने स्टॉक स्टेटमेंट भेजेगा. तो आप एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी, आप एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी ये देखना स्टॉक स्टेटमेंट बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है. हम बैंक के ऑडिटर नहीं है, हम उस कंपनी के ऑडिटर है जिन्होंने पैसा बोरो किया है. तो हमें देखना है वेदर क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी टू द बैंक आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो सुनो ना, जिसको आपने ओडीसीसी फैसिलिटी 5 करोड़ के ऊपर दिया है उनके ऑडिटर का कारो का क्लॉज नंबर 2 पढ़ लेना. तो उनके ऑडिटर का क्या कहना है कि स्टॉक स्टेटमेंट बराबर दिया है कि नहीं दिया है. ये बैंक ने चेक करना चाहिए कि नहीं बैंक चेक करना चाहिए. हमने ये देखना चाहिए कि बैंक के पास में ऐसा प्रोसेस है क्या वेयर दे चेक कारो क्लॉज नंबर 2. तब भी बताया था, फिर से बताता हूं. सुनो, XYZ PQR ABC ये सब क्लाइंट है HDFC बैंक के. इनके रेस्पेक्टिव ऑडिटर्स कारो देंगे. दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए. इनके ऑडिटर कारो देंगे. HDFC बैंक के पास में विद इन देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एक प्रोसेस होना चाहिए. वहां वो लोग कारो चेक कर रहे हैं इन लोगों का, प्लस इन लोगों से क्वार्टरली बैंक स्टेटमेंट भी मांग रहे हैं और खुद भी चेकिंग कर रहे हैं नया ड्राइंग पावर क्या है. So HDFC Bank has to ensure if I've given these companies a CC facility against let's say current assets, तो इनके current assets का डेटा अपडेटेड बेसिस पे हमारे पास आना चाहिए. हमने उससे हर क्वार्टरली बेसिस पे नया ड्राइंग पावर निकालना चाहिए. प्लस हमें डर है वो लोग डेटा हमें छुपा करके गलत भी दे सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, गलत डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं. तो एक काम करो, उन लोगों के ऑडिटर का कारोबार भरना. कारो का कौन सा क्लॉज? क्लॉज नंबर 2. उधर पता चल जाएगा उन लोगों के ऑडिटर के थ्रू कि उन्होंने जो बैंक को डेटा दिया वो डेटा बराबर दिया है कि नहीं दिया है. तो इससे क्या हो जाएगा, बैंक भी एश्योर्ड है कि भाई उनको सही डेटा देना ही पड़ेगा. हमें उस डेटा पे रिलाई करने के लिए एटलीस्ट उनके ऑडिटर की रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी ना यार. यस और नो? पक्का कंफर्म है क्या? समझ में आया क्या? वही करने का है. उधर आ जाओ, रीड दिस पॉइंट. जिधर जाना चाहिए वहां जाता तो है नहीं. बैंक ड्यूटीज. Drawing power is required to be calculated based on current stock statement. They should not be older than 3 months. मतलब quarterly basis में मिलना चाहिए क्या? The outstanding in the accounts based on drawing power should be calculated. अगर if they are using the statements which are older than 3 months, क्या वो drawing power ही irregular माना जाएगा? हाँ, वो DP का लिमिट ही गलत माना जाएगा. If the stock statements are older than 3 months, क्वार्टरली बेसिस पे आना ही चाहिए अपडेटेड स्टेटमेंट. समझा क्या? पक्का यहां तक के पॉइंट समझ में आया क्या? यू हैव 2 मिनट्स टिल पॉइंट नंबर 4. फटाफट से रिवाइज करो एक बार पढ़ के. मेरे हिसाब से इतना सिंपल सा कंटेंट है यार. आफ्टर सो मच डिस्कशन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड.
जो मार्क कर रहा हूं मार्क करते जाओ, मीनिंग के अंदर ये एक पॉइंट मार्क कर लो। फिर सैंक्शन लिमिट इज द ओवरऑल एक्सपोजर, ड्रॉइंग पावर इज अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी। पॉइंट नंबर 2 के अंदर सिर्फ जो येलो में हाईलाइट किया है उतना ही आपको आना चाहिए, दैट सैंक्शन लिमिट इज द ओवरऑल एक्सपोजर दैट अ बैंक कैन टेक। फिर आओ कंसिडरेशन, एट ऑल टाइम बोथ डीपी एंड सैंक्शन लिमिट शुड बी kept in mind or amount outstanding should be within both the limits, दोनों लिमिट के अंदर अंदर रहना चाहिए। नीचे आइए, बैंक ड्यूटीज, ड्रॉइंग पावर इज रिक्वायर्ड टू बी अराइव्ड बेस्ड ऑन करंट स्टॉक स्टेटमेंट, ड्रॉइंग पावर इज रिक्वायर्ड टू बी अराइव्ड यूजिंग करंट स्टॉक स्टेटमेंट एंड हमने इंश्योर करना चाहिए दैट स्टॉक स्टेटमेंट जो हम रिलाई करने वाले हैं दे शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months, दे शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months। आगे बढ़े क्या? पॉइंट नंबर 6 देखो, 5 पे आएंगे। 6 बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर, कैसे कंप्यूट करेंगे? नीचे कंप्यूटेशन दिया है, मतलब सिंपल चीज है। ये जो हमने लॉजिक लगाया ना, इनएलिजिबल डेटर्स वाला, अनपेड स्टॉक वाला, मार्जिन माइनस, ये सब क्या है? आरबीआई के गाइडलाइंस है, प्लस बैंक के खुद के इंटरनल रूल्स होंगे। जैसे आपको एक बात बोलता हूं, एचडीएफसी बैंक बोलेगा मैं कट करूंगा मार्जिन 25%, एक दूसरा कॉम्पिटिटिव बैंक, यस बैंक, जिसको भर भर के लोन देने का, वो बोलेगा चल ठीक है 10% मार्जिन के बाद भी लोन देता हूं। They may keep a lower margin. HDFC Bank may keep a higher margin. Can I say banks में भी difference आएगा? HDFC can be more conservative. Other bank may not be that conservative. अरे पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो कैन आई से इंटरनल बायलॉज, इंटरनल रूल्स रहेंगे रिगार्डिंग सच कैलकुलेशन। हमें देखना है बैंकिंग कंपनी के इंटरनल रूल्स क्या है और क्या उन्होंने सारे ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग अपने खुद के रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया है। देखिए सेंटेंस क्या बोलता है, रीड पॉइंट नंबर 6। You need to ensure that drawing power is calculated using the exact guidelines which is formulated by board of directors of respective bank. And remember, ये नॉर्मली अग्री अपॉन होते हैं बाय दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। नॉर्मली जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसे पता होता है दैट इस बैंक के अंदर कितना % एवरेज मार्जिन रखा जाता है। एंड जनरली आरबीआई भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपने 10 से 12% मार्जिन रखना ही चाहिए। आप बैंक कैन कीप मोर देन 10 to 12%, बट दे कैन नॉट कीप लेस देन 10 to 12%। ये चीज हमको देखना है कि क्या कंप्यूटेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर इज एज पर द गाइडलाइंस विच इज फॉर्मुलेटेड बाय द कंपनीज डायरेक्टर्स। इस पॉइंट नंबर 6 क्लियर टू यू। पॉइंट नंबर 7 देखिए, कैन यू सी वर्ड स्टॉक ऑडिट, और आपको सेम लिमिट देखने को मिलेगा। मतलब सुनिए, जिनको हम ओडीसीसी फैसिलिटी दे रहे हैं अगेंस्ट इन्वेंट्री, ओडीसीसी फैसिलिटी दे रहे हैं अगेंस्ट इन्वेंट्री, एंड द अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन 5 crore, एंड द अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन, उनका कार्य में तो रिपोर्ट आता ही आता है। इधर बैंकिंग कंपनी भी उनके स्टॉक का, उनके इन्वेंट्री का ऑडिट करवाएगा। दिस ऑडिट कैन बी कंडक्टेड थ्रू अ थर्ड पार्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट। याद करो, कुछ तो पढ़ाया था, SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, सर्विसेज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ये एक्चुअली में डिटेल्ड ऑडिट नहीं होता है, यहां पे हम जो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर वो लगा लेंगे। The stock audit can be carried out by the bank for all accounts, mark the word, having funded exposure of more than 5 crore rupees. Ideally उसका प्रॉपर रिपोर्ट आपके पास में आना चाहिए, आपने रिपोर्ट गो थ्रू करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, कभी कभी बैंक बोलता है आई हैव अ इन हाउस डिपार्टमेंट, वो ये काम कर लेगा, या कभी कभी बैंक बोलता है जब क्लाइंट का इन्वेंट्री का अमाउंट बहुत बड़ा है, सीसी लिमिट बहुत बड़ा है, वहां पर हम थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को हायर करते हैं, मतलब एक क्वालिफाइड सीए को हायर करेंगे, उसको बोलेंगे इन्वेंट्री का प्रॉपर वैल्यूएशन करके रिपोर्ट बना के देने के लिए, क्योंकि अमाउंट या एक्सपोजर इन्वॉल्व ज्यादा हो सकता है। अब इन्होंने कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं दी है, नॉर्मली ये बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इंटरनल गाइडलाइंस बनाता है कि लेट्स से 5 CR टू लेट्स से 25 CR अप टू दिस मच बैंकिंग डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ दिस, खुद का इन हाउस डिपार्टमेंट ये काम कर लेगा। बियॉन्ड 25 CR हमें चाहिए, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स है, दीज आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हमारे बिहाफ पे जाके स्टॉक्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे और रिपोर्ट हमको बना करके दे देंगे। इस तरीके का इंटरनल प्रोसीजर होता है, हमने देखना है कि वो बैंक ने बराबर से फॉलो किया है या नहीं किया है।
देखिए, ब्रांचेस शुड ऑब्टेन सच स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट्स फ्रॉम द लीड बैंक इफ द बैंक इज नॉट द लीडर। याद है कंसोर्टियम वाला कॉन्सेप्ट था, उस केस में लीड बैंकर ऐसा ऑडिट करवाएगा, उससे हमको रिपोर्ट का कॉपी ले लेना चाहिए। क्या आपको थोड़ा समझ में आ रहा है क्या ये प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हैं हम लोग? थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? पक्का कंफर्म है क्या? ऊपर ऑडिटर का कंसर्न पड़ेगा लास्ट पॉइंट अभी। लेट्स गो टू द लास्ट वन, ऑडिटर का कंसर्न। ऊपर आइए, हमारा कंसर्न ये है जो स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न या अदर स्टेटमेंट बोरोवर जो आपको दे रहा है ना, उसको हमने स्क्रूटनाइज करना चाहिए। हमारा कंसर्न ये है कि आपका कैलकुलेशन बढ़िया है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन सिस्टम करता है। कैलकुलेशन कौन कर रहा है? सिस्टम। ये अभी यार ऐसे ये कैलकुलेशन पूछ के क्या अचीव करता मालूम नहीं है, ये तो कोई भी करेगा, और बेसिक से बेसिक सिस्टम में अचीव कर लेगा ये चीज। आपको मैंने आज ही सुबह फ्लो चार्ट दिखाया था एल्गोरिथम वाला, बहुत आसान होता है। कोई भी आप एक बेसिक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बेस पे सिस्टम काम कर लेगा आपका। और आप एक्सेल में मैक्रो बना सकते हो इसके ऊपर, यार होता है कुछ तो। एक्सेल में आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना करके मैक्रो बना सकते हो, सेम चीज कंट्रोल से कंट्रोल भी करते जाओ, एज इट इज फॉलो होते जाएगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट द बिगर चैलेंज इज नॉट द कैलकुलेशन, द चैलेंज इज जो ये अमाउंट आप फीड कर रहे हो ना, वो बराबर होना चाहिए। ये अमाउंट कहां से आ रहा है? क्लाइंट के थ्रू आ रहा है। वो क्लाइंट तो झूठी बोलेगा ना यार, अरे बराबर है कि नहीं? वो क्लाइंट तो बायस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑडिटर को बोला गया है, आपको कंसर्न क्या है मेजर, कि जो आपको स्टॉक स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्वार्टरली रिटर्न्स दिए हैं, जो भी बोरोवर ने स्टेटमेंट दिए, उनको स्क्रूटनाइज करो कि वो बराबर है या नहीं है। कैन यू सी द ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड बाय बोरोवर शुड आल्सो बी स्क्रूटनाइज। वो एनुअल रिपोर्ट में ढूंढ रहा क्या है? कारो ढूंढ रहा है वो। अरे वो एनुअल रिपोर्ट में रहेगा ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट साथ में आएगा कारो, कारो में आएगा क्लॉज नंबर 2, उसका आएगा पॉइंट नंबर बी। वहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलेगा कि हाँ इन्होंने स्टॉक स्टेटमेंट जो दिए हैं आपको बराबर दिए हैं। नहीं समझा? यही तो कहानी एक्सप्लेन किया 5 मिनट पहले। मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को पूछूंगा तुम्हारे क्लाइंट के ऑडिट रिपोर्ट्स है क्या? वो बोलेगा हाँ हमारे इस डिपार्टमेंट में पढ़े हैं। वो ऑडिट रिपोर्ट में जाके, कारो में जाके, क्लॉज नंबर 2 में जाके ये देखने का है उन क्लाइंट के ऑडिटर का क्या कहना है। क्या उन्हें लगता है हाँ हमने स्टॉक स्टेटमेंट बराबर दिए? एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आपको आएगा ना। ओके पक्का खत्म हो गया कंपटीशन ऑफ ड्राइंग पावर। अब इतनी सारी चीजों में से कोई भी अगर 5 पॉइंट लिखने हो तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नोटबुक में जाइए, आज हम बैंक ऑडिट में कुछ लिखना शुरू करेंगे। 2 दिन आपने बहुत मजे किए जिंदगी में, आपने सोचा इवनिंग लेक्चर में बढ़िया है। इट्स लाइक सुनो, जितना सुनना सुनो, थोड़ा पड़ोसी को परेशान करो, थोड़ा पॉपकॉर्न खाओ, चिल करो लाइफ में। नोटबुक में जाइए, गिवन एक सेटिंग, बैंक ऑडिट फर्स्ट हेडिंग लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है ना आपको? वेरी गुड। पॉइंट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। देखो अभी सारा आंसर लिखाने का मन तो नहीं है यार, तुम्हारा तो मन कभी नहीं होता है क्योंकि मुझे लग रहा है तुमको इतना पढ़ा है, अब इसको मैं ही क्यों लिखाऊं यार। मतलब इतना पढ़ा है, इतना समझाया, रीड करके फिर से समझाया है, कारों में भी पढ़ाया है, सेंस नहीं बनता है यार एकदम। तो मेरे को लगता है इधर फीलिंग क्या आ रही है पता है क्या आपको? थोड़ा सा इधर होमवर्क देना चाहिए कायदे से। एक काम करते हैं, आई विल हेल्प यू मेक अ समरी ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो बोलता हूं लिखो चुपचाप, कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। आई विल गिव यू अ हिंट, इट्स अ नॉट द आंसर, इट्स आंसर को क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर। सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर। लिखना नहीं, बस इतना ही लिखना है, मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर। मीनिंग आप खुद पढ़ के लिखोगे एग्जाम में। पॉइंट नंबर बी, डिफरेंस बिटवीन सैंक्शनड लिमिट एंड ड्राइंग पावर। पॉइंट नंबर बी, डिफरेंस बिटवीन सैंक्शनड लिमिट एंड ड्राइंग पावर। यार अब तुम मैच्योर हो गए, ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने को है तुम्हारे इंटर का। अब भी अगर तुम ये इंस्ट्रक्शन नहीं समझ सकते हो तो कब? नंबर बी, डिफरेंस बिटवीन सैंक्शनड लिमिट एंड ड्राइंग पावर। पॉइंट नंबर सी, ensuring that all accounts are kept within DP and SP, SL होगा, सॉरी, DP and SL,
अरे मेरे को भी थोड़ी याद रहता है ऐसा है। ड्राइंग पावर तुम्हारे लिए शॉर्टकट लिख रहा है, पूरा लिखेगा तो तुम ऐसे धीरे धीरे लिखेगा, फिर रोएगा। All accounts should be within drawing power and sanction limit, comma, in case of any irregularity, it should be reported. In case of any irregularity, it should be reported to the head office or management. It should be reported to the head office or management. Point number 4. Calculation of drawing power. Calculation of drawing power should be based on updated stock statements. Should be based on updated stock statements. That is, they should not be older than 3 months. Updated stock statements, that is, they should not be older than 3 months. Next, they should not be older than 3 months. Next, computation of DP should be as per the guidelines formulated by BOD and which is approved by statutory auditors. कितने पॉइंट हो गए? Number 6, last. Stock audits should be conducted. Stock audits should be conducted for accounts having exposure. Stock audits should be conducted for accounts having exposure more than 5 CR. Having exposure more than 5 CR. काफी है, बाकी आप खुद का थोड़ा दिमाग लगा लेना. ओके, कैन वी गो नेक्स्ट? अगला हेडिंग लिखिए, ऑडिट ऑफ एडवांसेस. मेरे हिसाब से अगले दोनों अटेम्प्ट में से वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इधर में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा. खत्म हो गया कंप्यूटेशन ऑफ डीपी, उतना सही है ना? अगला हेडिंग लिखिए, ऑडिट ऑफ एडवांसेस. सर इससे अच्छा तो आंसर ही लिखा देते. I don't care. Audit of advances मतलब कंट्रोल. ऑडिट ऑफ एडवांसेस, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. इधर अलग अलग कैटेगरी के स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकते हैं. सबसे पहले आइए पेज नंबर 10.28. सुनिए, अरे कोई बात नहीं, चिल मार रहे यार. एडवांसेस का ऑडिट एक्चुअली में सबसे क्रिटिकल पार्ट है अकॉर्डिंग टू मी. वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अराउंड दिस. बट ट्रस्ट मी, आईसीआई इज नॉट सीरियस एट ऑल. उसने ऐसा बीकॉम लेवल आंसर लिखा है, मतलब ये आंसर पढ़ने आपको लगेगा क्यों ही इतना पढ़ा है, कोई जरूरत नहीं. अगर मुझे कुछ नहीं आता और मैं अगर ये डाउट में होता कि एडवांसेस एसेट है कि लायबिलिटी, तब भी मेरा आंसर मैच होता. मतलब इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए. यू नो, एडवांसेस आर ऑन एसेट साइड, इतना तो पता है ना बैंक्स के लिए, कंफर्म ना, बट फिर भी आपका आंसर तो एक्चुअली ठीक ही होता. आइए पेज नंबर 10.28, फर्स्ट लाइन देखिए. while carrying out the audit of advances, auditor is primarily concerned with obtaining evidences about the following. जैसे आपको मालूम है आईसीआई कैसे पॉइंट्स आ गए और ऊपर एक स्टेटमेंट आ गया, मतलब क्या है? स्पेसिफिक क्वेश्चन. समझा क्या आपको? पक्का. अब नीचे के पॉइंट्स देखिए, मतलब वो इतने ऑर्डिनरी है कि आप भी नहीं सोच सकते हो.
मतलब ये आपके भी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। मतलब अगर आपको एडवांसेस चेक करना है तो क्या पॉइंट दिमाग में रखोगे? पहला चीज, जो एडवांसेस आपने बैलेंस शीट में इंक्लूड किए ना, वो आउटस्टैंडिंग होने चाहिए। मतलब इतना जनरल है कि मैं आपको बोल रहा हूं, आपको भी लगेगा मेरा लेवल भी बढ़ गया है। नंबर 2 देखो, बेस्ट पार्ट, एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक। इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। आई डोंट नो व्हाई। और फिर ऐसे टोटल करते करते आपको 90 आ जाएगा। नंबर 3 देखो, अभी जो सच है वो है यार, मतलब आई नो द रियलिटी, आई एम सॉरी यार, अब मैं तुमको बेवकूफ नहीं बना सकता है। नंबर सी देखो, अमाउंट ड्यू टू द बैंक शुड बी अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल। मतलब एंट्री पास की है ना, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। अब इधर लोन दिया तो लोन का डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। आगे देखो मस्त चीज, देयर आर नो अनरिकॉर्डेड। ऐसा लग रहा है मेरे असर्शन बेटर थे, कम से कम उसमें कुछ तो टेक्निकल था। इधर तो मतलब पहले 4 पॉइंट में आपको 4 मार्क मिल गया, काम खत्म हो गया आपका। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन 3 बार आया है आईसीए ने, सेम क्वेश्चन उन्होंने 3 बार पूछा है। आगे वाला पॉइंट देखो, सर द स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेस शुड बी अप्रोप्रिएट, properly applied and the recoverability is recognized in their valuation। अब obviously ये जनरल पॉइंट है, इसके लिए पॉइंट नंबर F कम में आएगा। सुनो, एडवांसेस के लिए आपने क्लासिफिकेशन कैसे करना है आरबीआई ने बताया है। प्लस फेलोस, कल पूरे दिन क्या बात कर रहा था मैं, स्टैंडर्ड लोन्स, एनपीए लोन्स, क्या था वो? क्लासिफिकेशन था ना। फिर जिस कैटेगरी में आएगा अकॉर्डिंगली प्रोविजन आएगा ना, यही तो आरबीआई नॉर्म्स है। तो क्या हमें बोलना है, एज द ऑडिटर वी नीड टू चेक वेदर एंटिटी हैज कंप्लाइड विद द आरबीआई नॉर्म्स रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, रिगार्डिंग प्रोविजनिंग दैट नीड्स टू बी मेड एंड रिगार्डिंग इनकम रिकॉग्निशन ऑल्सो। क्योंकि एडवांसेस जैसे एनपीए बन जाएंगे, अब इनकम रिकॉग्निशन कैश बेसिस पे होगा। पॉइंट नंबर F देखिए, एडवांसेस आर डिस्क्लोज्ड, classified and described in accordance with recognized accounting principles and practices। and can you see what regulatory requirement, इसमें actually regulatory requirement is more important, इसीलिए अगले पॉइंट में वापस से बताएगा। इसका मतलब है it should be as per RBI norms। RBI norms से तो आपको पढ़ाए थे बच्चों, स्टैंडर्ड लोन्स क्या होता है, एनपीए। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आरबीआई के नॉर्म्स नहीं भी आते हैं तो भी चलेगा, इधर बस बोलने का है इट शुड बी इन कंप्लायंस विद आरबीआई नॉर्म्स। ये ऑडिट थोड़ी हुआ है, हो गया है। इतने पॉइंट है, मस्त 4 पॉइंट लिखने का, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट पे जाओ, जो बोलता फॉलो करते जाओ चुपचाप, ये लिखना नहीं है। आई विल हेल्प यू विद अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन। ऑडिट ऑफ एडवांसेस, राइट डाउन SQ1। ऑडिट ऑफ एडवांसेस, पॉइंट नंबर 1, दिस इज योर SQ1। ऑडिटर is primarily concerned with obtaining, auditor is primarily concerned with obtaining evidences about, concerned with obtaining evidences about certain aspects, evidences about certain aspects while auditing advances, comma while auditing advances। तो एडवांसेस का ऑडिट करते वक्त एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या चीज आप कंसिडर करेंगे, इसमें से जो 4 पॉइंट अच्छे लगे आप लिख सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा अभी ही जो 5 पसंद है, लॉजिकली मैं जो बोलता हूं वही आपने लिखने चाहिए। एबीसीडी तो उठा ही लेना है एज इट इज, ऑब्वियसली, वो भी खुश तुम भी खुश, और सीधा उठाना लास्ट में पॉइंट नंबर G, आरबीआई नॉर्म्स, उसमें अच्छा चीज है। अरे बाकी छोड़ दो, ABCD एंड G, डन। जरा नीचे आओ, सेम चीज को आगे फिर से लिखेगा अलग तरीके से। The auditor can obtain sufficient and appropriate audit evidence by studying and evaluation of, can you say about internal control। याद करो चैप्टर 5 में हर एरिया में सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल चेक करो बोला, इधर भी वापस सेम वो पॉइंट रिपीट कर रहा है। पर देखो घबराना मत, इंटरनल कंट्रोल पे अलग से उसका कंटेंट है, तो आपको ये पॉइंट ढंग से ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले जो भी अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है क्या वो वैलिड है,
क्या लोन का डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, क्या वो अकाउंट ढंग से ऑपरेट होता है. एग्जामिन द, कैन यू सी बट एग्जिस्टेंस, एनफोर्सिबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, सिक्योरिटी. क्योंकि अगर वो सिक्योर्ड अमाउंट है तो सिक्योरिटी का वैल्यू देखना जरूरी है. व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज इरोडेड. क्लासिफिकेशन के लिए या तो वो लॉस एसेट में जाएगा या डाउटफुल में जाएगा. कल पढ़ाया था. यू हैव टू चेक द कंप्लायंस विद आरबीआई नॉर्म. सेम बात बोल रहा है क्या. एंड लास्ट में बोल रहा है थोड़ा गाइडेंस, जहां मौका मिले कैरी आउट एनालिटिकल प्रोसीजर. कौन सा वाला नहीं बताऊंगा. एनालिटिकल प्रोसीजर जैसे 520. क्या ना इसे ऊपर और आंसर सपोर्ट करने के लिए फिर से एक बार आंसर लिख दिया है. बेसिकली ऑथर ही कंफ्यूज्ड है, कौन सा वाला पॉइंट अच्छा लगेगा मालूम नहीं बच्चों को. जो 1 में लिखा है वो 2 में वापस लिखा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. तो एक काम करो, ऊपर में से 5 पॉइंट लिए, इधर से भी एक आध ले लो, खुश हो जाएंगे वो. पॉइंट नंबर एफ ऐड कर लेना एंड पॉइंट नंबर डी ऐड कर लेना. तुम्हारे पास अभी 7 पॉइंट हो गए और लिखने कोई भी चाह रहे हैं. ओके. पॉइंट नंबर 4 बढ़ के देखो. While doing audit of advances, when you are applying substantive procedure, अच्छा हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी लार्ज एडवांसेस रहेंगे उन्हें सैंपल बेसिस पे चेक करना है. एमयूएस लगाने के लिए बोल रहा है क्या. मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग एकदम यूजलेस है. क्यों. इतने एडवांसेस होते हैं, द अमाउंट इन्वॉल्व इज सो ह्यूज, सैंपलिंग इज यूजलेस. इन बैंक ऑडिट आप सब्सटेंटिव के बारे में बहुत कम सोचते हो, पूरा फोकस कंप्लायंस पे होता है. ट्रस्ट मी, जो बैंक ऑडिट कर रहा है उसने अगर ये पढ़ लिया चैप्टर, आई एम सॉरी बट यू नो व्हाट आई मीन राइट. वो बोलेगा ये मतलब वो नर्सरी में ए फॉर एप्पल सिखाते हैं ना बैंक ऑडिट का, ये वो है. ऑडिट है ही नहीं. बैंकिंग बिजनेस क्या होता है वो सिखाने का ट्राई कर रहे हैं. वो बोलेगा ऑडिट करने के लिए जब समय मिले हमारे पास आ जाना. ऑब्वियसली बेटा, मतलब एंड ट्रस्ट मी, द बैंक ऑडिट और एनी सच एंटिटीज ऑडिट कैन नॉट बी टॉट बिकॉज इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम. उसके लिए आपको उधर जाके उनके साथ ही बैठना पड़ेगा, फिर अपने दिमाग और लॉजिक को लगाना पड़ेगा कि कहां चीजें गलत जा सकती है. हाँ, आरबीआई गाइडलाइंस आनी चाहिए, मैं मानता हूं, वो भी आनी चाहिए, मतलब प्रिंट आउट निकाल के बैठना चाहिए. लिखे हुए रहेगी सामने गाइडलाइन, क्या को याद करके बैठेंगे. 15% है 25% क्यों याद करने का, लिखा हुआ है ना. क्या आरबीआई ने बोला कि आंख बंद करके चेक करना पड़ेगा. उसने बोला ना मैंने प्रिंट करके दिया है, कंप्लायंस होता है कि नहीं, तो देख ले डायरेक्टली. अरे बात समझ में आया क्या. तो एक्चुअली में जब आप ऑडिट करने जाएंगे एक भी स्टेप नहीं लगाएंगे ऐसा, क्योंकि ये सब सोच के सीबीएस बनाया है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. सीबीएस टेस्टिंग इज द रियल ऑडिट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. पॉइंट नंबर 5 देखिए, ये चीज अच्छी है, जो बढ़िया है वो बढ़िया है. एक पॉइंट बढ़िया बोलता है, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारे लिए एक बढ़िया और यू कैन से अच्छा रिपोर्ट होता है. नॉर्मली ना बैंक्स खुद अपना एक इंटरनल टीम बनाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए. एचडीएफसी बैंक के बीओडी को भी डर लगता है, हम इतने अमाउंट ऑफ लोन्स दे रहे हैं, हमारे से गलतियां हो सकती है, कहीं कहीं पे लेट्स से एडवांसेस के अमाउंट इन्वॉल्व बड़े होंगे और सिक्योरिटी का वैल्यू बहुत कम हो गया होगा. तो सर हमने एक टेस्टिंग होता है स्ट्रेस टेस्टिंग. क्या होता है स्ट्रेस टेस्टिंग. इस फ्रेमवर्क को बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क. हमने ये ढूंढते रहना चाहिए कि हमारे एडवांसेस में ऐसे कौन कौन से अकाउंट्स है जहां पे शायद प्रोबेबिलिटी है कि अमाउंट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है एंड सिक्योरिटी का जो वैल्यू है ना वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के करीब आते जा रहा है, या सिक्योरिटी का वैल्यू फ्लक्चुएट होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमें डर लग रहा है शायद ये सिक्योरिटी एक्चुअली में उतना अमाउंट सिक्योर कर नहीं पाएगी जितना आउटस्टैंडिंग पड़ा है. तो हमें डर लगेगा यहां पे शायद ईएमआई का पेमेंट भी रेगुलरली नहीं आ रहा होगा, इंटरेस्ट के रिसीट्स के अंदर भी रेगुलरिटी नहीं होगी और सिक्योरिटी का वैल्यू भी ऊपर नीचे हो रहा है. तो हमें डर लगता है यहां पे पैसा डूब सकता है, फ्यूचर के अंदर ये एनपीए बन सकता है और एनपीए बनने के बाद में कंप्लीटली लॉस भी हो सकता है. ऐसे हम अकाउंट्स को ढूंढते रहते हैं. नॉर्मली इसके लिए आपको सिस्टम में पैरामीटर्स लगाने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग अबाउट एनसीआर, उसके अंदर ऐसा अकाउंट्स निकाल के दो साल में 2 बार एटलीस्ट उन्होंने अपना ड्यू डेट मिस किया है. साल में अगर 2 बार भी, भले कंसेक्यूटिव ड्यू डेट नहीं रहेगा, अलग अलग टाइम पे भी ड्यू डेट अगर 2 मिस किया है, कहना इसे 2 ड्यू डेट मिस हुआ है मतलब चांस था ये 0 से 30 में आ गया था, मतलब एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट में आ गया होगा. कहां पर आ गया होगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट. याद है क्या, स्टैंडर्ड रेगुलर एसएमए, एसएमए में 0 से 30, 31 टू 60, 61 टू 90, याद आ रहा है क्या. अगर एसएमए में भी आ गया ना तब भी मेरे लिए रिस्क बढ़ जाता है, शायद कभी ना कभी क्या बन सकता है, एनपीए की तरफ आ सकता है. ऐसे पैरामीटर्स लगा के मुझे समझेगा शायद कोई ना कोई एडवांसेस में चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है. फिर मैं देखूंगा ऐसे कौन कौन से अकाउंट्स है जिनके अगेंस्ट सिक्योरिटी की जो वैल्यू है ना वो वॉलेटाइल है. सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है, वॉलेटाइल. जितनी ज्यादा वॉलेटाइल सिक्योरिटी की वैल्यू होगी उतना मेरे लिए रिस्क
रिस्क बढ़ते जाएगा। इसीलिए बैंक्स नॉर्मली वॉलेटाइल सिक्योरिटीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको वो लेते हैं एज अ कोलेट्रल, नॉट एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी हमेशा वो आपसे इमूवेबल मांगेगा ताकि वो वैल्यू क्या नहीं रहेगा, वॉलेटाइल नहीं रहेगा। समझ में आया क्या? देखो नंबर 5, एडवांसेस विच आर सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर, जिसके ऊपर मार्क द वर्ड एडवर्स कमेंट आया है, किसका? आरबीआई का, इंस्पेक्शन टीम का, या बैंक के खुद के कॉन्करेंट ऑडिटर का, बैंक के खुद के इंटरनल इंस्पेक्शन का। इनको हमने बहुत सीरियसली अपने रिव्यू में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी एडवर्स कमेंट दिया है कि ये ऐसे 5-7 एडवांसेस है जहां पे हमें रिस्क बहुत लग रहा है और बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा कमेंट इंटरनल ऑडिटर का आ गया होगा, कॉन्करेंट ऑडिटर का आ गया होगा। आरबीआई का एक इंस्पेक्शन टीम है जो बैंक बाय बैंक ऑन अ सैंपल बेसिस बड़े एडवांसेस को रिव्यू करते रहता है और वो रिपोर्ट बना के देता है जो आरबीआई के पास जाएगा ऑब्वियसली, एज वेल एज बैंक को सबमिट किया जाएगा। हमने एज ऑडिटर बैंक से मांगना चाहिए आरबीआई की इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट हुई है आपकी, उसके अंदर क्या क्या आउटकम्स आए मेरे को चेक करना है, क्योंकि वहां पे कुछ अगर हाईलाइट हुआ है तो वहां पे रिस्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मुझे थोड़ा डिटेल में काम करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आया? देखो एग्जाम के लिए तो 7 पॉइंट मिल गए आपको आराम से, राइटिंग 5 पॉइंट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट आखिरी दोनों पॉइंट में से पॉइंट नंबर 5 अच्छा है कि जहां पे ड्यूरिंग द ईयर बड़े एडवांसेस है एंड उनमें से किसी के ऊपर एडवांस कमेंट आया है, उसको मैंने ऑडिट के दौरान रिव्यू में कंसीडर करना चाहिए। अब आपको बोलो एग्जांपल, पॉइंट नंबर 5 पे बनाएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा? क्वेश्चन बनेगा 5 पे, आंसर होगा 1 2 3 4। 5 पे क्वेश्चन बनाएगा। आप एक बैंक का ऑडिट कर रहे हो, इस बैंक के अंदर आरबीआई के इंस्पेक्शन ने अपने रिपोर्ट के अंदर 3 एडवांसेस के ऊपर एडवर्स कमेंट किया था। जूनियर स्टाफ बोलता है हमें उस रिपोर्ट को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, सीनियर स्टाफ बोलता है उसे कंसीडर करना चाहिए व्हाइल परफॉर्मिंग आवर प्रोसीजर फॉर ऑडिट ऑफ एडवांसेस। सो पूछेगा क्या ये सीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि जूनियर का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, ये मिलेगा 1 मार्क। फिर पूछेगा मेंशन अदर पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ एडवांसेस, तो 1 मार्क पूछेगा, ऑब्वियसली कंसीडर करना चाहिए। 4 मार्क के लिए ऊपर का कहानी लिखना पड़ेगा। तो आपको लगेगा क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो 1 मार्क के लिए है, बाकी 4 मार्क के लिए ऊपर के 4 पॉइंट लिखने का है। डोंट यू थिंक आप लिख पाएंगे? आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आराम से पूरा रीड कीजिए। Will you be able to comfortably write at least 5 points out of this? If you believe you are comfortable, then only I will proceed. You have 5 minutes, read every point. Audit of advances seriously लेना। डन? अरे 5 मिनट तो पूरा 5 मिनट नहीं मिलेगा तुमको। तुम्हें लग रहा है अरे वो बोलने के लिए होता है। When you're done, you're done, finish it off fast। उड़ाओ जल्दी। क्या पूरा समझाने में 5 मिनट नहीं लगा, उसको पढ़ने में 5 मिनट कैसे लगाओगे तुम? ऐसे कभी कभी सोचता हूं तो ठीक ही लगता है, क्योंकि अगर एक्चुअल बैंक ऑडिट लिख दिया होता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। कोई बात नहीं है, सही है सब, तुम पढ़ो बिंदास। तुम लोग क्या हो यार, मैं तुम लोग कुछ कुछ लोग को देख तो अमेज्ड हूं मैं तुम्हारा दिमाग क्या सोच रहा है, तुम क्या कर रहे हो, कैसे खोए हुए हो। नोटबुक SQ2, आई डोंट केयर। नोटबुक में जाइए, स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन इन डिटेल द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड
Question number 2. Mention in detail the points to be kept in mind. Mention in detail the points to be kept in mind while evaluating. Mention in detail points to be kept in mind while evaluating internal controls for advances. ब्रैकेट्स में लिखो हिंट, लिखो होशियारी मत करो, हिंट। फोकस ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर ही 4 पॉइंट लिखोगे काम हो जाएगा। फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएशन। ब्रैकेट्स में लिखो हिंट, फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएशन। अब पूरा आंसर पढ़ना, सुनिए। एक्चुअली में ये ऑडिट के दौरान बहुत सीरियस एरिया होता है। कंट्रोल टेस्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इफ यू आस्क मी देन स्मॉलर सैंपलिंग एंड ऑल इन दिस केस, बिकॉज बिना कंट्रोल्स पे कंफर्ट आपके लिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा अमाउंट्स को चेक कर पे उस पे कंफर्ट ऑब्टेन करना। तो सर इसके रिगार्डिंग कंट्रोल्स में आप क्या चेक करना चाहेंगे? सबसे पहले, क्या बैंक के पास में एक प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल डिपार्टमेंट है क्या? ऑब्वियसली हर बैंक में होना कंपलसरी है, आरबीआई का रिक्वायरमेंट है। देयर हैज टू बी अ डेडिकेटेड क्रेडिट अप्रेजल डिपार्टमेंट, जो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है ना, उसका जैसे डॉक्यूमेंट्स आएगा, फाइल आएगा, उसे पहले प्राइमा फेसिया बैकग्राउंड वेरीफाई करेगा, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स को चेक करके समझेगा क्या हम इस क्लाइंट को लुकिंग एट देयर इनकम डिटेल्स, देयर, अभी ऑब्वियसली सैलरीड एम्प्लॉय होता है ना, सच्ची बताऊं क्या, बहुत आसान होता है लोन देना। क्यों? फॉर्म 16 ले लो, लास्ट 6 महीने की पे स्लिप ले लो, कंफर्म हो जाएगा इसका इतना इनकम है। अगर उतना इनकम नहीं, आईटीआर की भी जरूरत नहीं है, आईटीआर लेंगे, बैलेंस शीट भी मांगेंगे कभी कभी अगर अमाउंट इन्वॉल्व इज बिग, बट मेजर फोकस होता है फॉर्म 16 एंड 6 महीने की पे स्लिप पे, और वो कुछ जगह 3-4 महीने की पे स्लिप से भी मान जाते हैं। उससे कंफर्म है इसको मंथली इतना सैलरी आता है। इसके बेसिस पे वो क्या देखेगा, जो इसका हाथ में रिसीव वाला सैलरी है उसका, अगर कोई और लोन लिया हुआ नहीं बंदेगा तो अराउंड 50 से 60% अमाउंट ऑफ ईएमआई के इक्विवेलेंट लोन दे सकते हैं। मतलब लेट्स से योर इन हैंड सैलरी इज 4 लाख रुपीस, वो बोलेंगे इसका 50 to 60% कैन बी इक्वल्स टू मंथली ईएमआई। दैट मींस दे विल से अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए का ईएमआई इंसान पे कर सकता है अगर इसका इन हैंड मंथली सैलरी 4 लाख रुपए आफ्टर टीडीएस। आफ्टर टीडीएस इफ योर सैलरी क्रेडिट अमाउंट इज 4 लाख रुपीस कंसिस्टेंटली, वो मानेगा कोई और लोन अगर नहीं है, ऑब्वियसली वो चेक करेगा सिबिल के अगेंस्ट में कि आपके अगेंस्ट में और कोई लोन है क्या इस पैन के अगेंस्ट में। अगर वो पता चलता कोई और लोन नहीं है, वो मानेगा 2 करोड़ तक का लोन ले ले आराम से, तेरा अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए के आसपास मंथली ईएमआई आएगा फॉर अ प्रॉपर्टी जिसका ओवरऑल आप लोन पीरियड ले रहे हो 15 से 18 साल के आसपास। तो आपको 8 से 8.5% के हिसाब से एक 2 लाख रुपए मंथली ईएमआई आने वाला है। तो कहना इसे इफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज सफिशिएंट तो आपको 2 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। 2 चीजें होती है, पहले आपका फाइल इवैल्यूएशन होगा, फिर प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन होगा। अगर आपका फाइल ही खराब है तो वो प्रॉपर्टी को देखना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करने के लिए उनको वैल्यूएशन ऑफिसर लगते हैं, उनको लीगल एडवाइजर लगते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, बेचने वाला इंसान सही है कि नहीं है, टाइटल क्लियर है कि नहीं है, कहीं कोई पेंडिंग लिटिगेशन वगैरह तो नहीं है इसके अगेंस्ट में। तुमको मालूम है बहुत सारे केसेस में बैंक से लोन इसलिए लेते हैं कि अगर बैंक ने लोन दे दिया तो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि इस प्रॉपर्टी में लिटिगेशन नहीं है। हमारे कंट्री का अलग ही चैलेंज है ना, हमारा डर यह है कि हम प्रॉपर्टी खरीद रहे वो अच्छा है कि नहीं है, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, इट शुड नॉट बी लिटिगेटेड प्रॉपर्टी। सो एक्चुअली पीपल गो टू बैंक टू इंश्योर अगर बैंक ने इसके अगेंस्ट में ऑफर सैंक्शन कर दिया इसका मतलब प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते खुद ड्यू डिलिजेंस करने जाएंगे 1-1.5 लाख रुपए लग जाएगा, ये ड्यू डिलिजेंस बैंक से करवा लेते हैं। अरे बात समझ में आए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इट्स वेरी कॉमन। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं और लोन ले भी लेते हैं और उसके अंदर जो एजेंट रहता है उसको कमीशन मिलता है, वो कमीशन 50-50 शेयर कर लेते हैं। अभी के लिए हमें ये सब कुछ नहीं करना है, हमें देखना है बैंक के अंदर प्रोसेस होना चाहिए। आपको देखना है 2 कोर चीजें, क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएशन बराबर से होना चाहिए, उसके लिए इंडिविजुअल का पूरा डॉक्यूमेंट बराबर से जाना चाहिए, एंड दूसरा चीज जो सिक्योरिटी है। अब अगर सोचिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देयर शुड बी अ प्रॉपर रजिस्टर्ड मॉर्टगेज।
रजिस्टर्ड मॉर्टगेज किसके नाम पे होना चाहिए? बैंक के नाम पे होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपके स्टॉक्स वगैरह रहेंगे तो उनका पूरा का पूरा कंट्रोल डायरेक्टली किसके पास आ जाना चाहिए? बैंक के पास आ जाना चाहिए। गोल्ड वगैरह कंपोनेंट रहेगा तो कहने से गोल्ड का फिजिकल डिलीवरी किसके पास होना चाहिए? बैंक के पास होना चाहिए। हमें देखना है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट जो भी कंट्रोल होना चाहिए वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। फिर हमें देखना है सिक्योरिटी का वैल्यूएशन बराबर करना चाहिए और सिक्योरिटी को बार बार चेक करते रहना चाहिए कहीं सिक्योरिटी की वॉल्यूम में परमानेंट फॉल तो नहीं आ गया, क्योंकि परमानेंट फॉल आ गया है और हमने लोन दे दिया होगा तो हमारे लिए बाद में रिस्क बढ़ जाएगी। यही हमें कंट्रोल्स में चेक करना है। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 10.29 हम क्या इवैल्यूएट करेंगे? सबसे पहले बैंक शुड मेक एन एडवांसेस ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। बिना क्रेडिट वर्दीनेस चेक किए नॉर्मली आपने लोन नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का क्या मिलेगा? सैंक्शन मिलेगा। आपने सुना कभी सैंक्शन लेटर? सैंक्शन लेटर का मतलब है ये कंफर्मेशन आ गया बैंक से कि बैंक आपको इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, इस पैन के अगेंस्ट में इतना अमाउंट ऑफ लोन इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर करने को तैयार है। इट्स लाइक अ ऑफर लेटर फ्रॉम द बैंक साइड। दिस इज कॉल्ड एज सैंक्शन लेटर। नॉर्मली वो सैंक्शनिंग के बिना आपका ऑब्वियसली लोन प्रोसेस नहीं हो सकता है। पहले सारा प्रोसेस सैंक्शनिंग तक किया जाएगा। वो सैंक्शन लेटर को आपको साइन करना पड़ेगा, उसे उन्हें सिस्टम में अपलोड करना पड़ेगा एंड ओनली देन लोन कैन बी प्रोसेस्ड। क्या कर रहा है? ऑल नेसेसरी। अरे मैं जानबूझ के तुम बोर होने लग गया था। अरे वो अलार्म बजा ना 7 o'clock का डॉट ऐसा। अभी फ्लो में अच्छा बना फटाफट, डोंट मिस्टेक। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट सच एज loan agreements and all are properly executed before advances are made. You have to check whether terms of sanction and end use of funds should be ensured. Must point है ये नंबर 3। सुनो एक कॉन्सेप्ट बता दो तुमको मैं। You know होम लोन में आपके पास 2 ऑप्शन होता है। कॉन्सेप्ट सुन लो। There are 2 options. One is called as regular home loan and second is called as OD facility. Have you heard this concept? OD facility against home loan. सुना है क्या? पता है कुछ लोग को। Hear me out. इसको फ्लेक्सी होम लोन भी बोलते हैं। This is also called as फ्लेक्सी होम लोन। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। 2 मिनट बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। मेजोरिटी प्राइवेट बैंक्स ये कॉन्सेप्ट, जैसे HDFC है, तुम मांगोगे तो भी नहीं प्रोवाइड करेगा। दे विल नॉट गिव यू दिस एट ऑल बिकॉज HDFC को पता है लोग इसका मिसयूज करते हैं, पर तुम्हारे लिए तो वो मिसयूज नहीं यूज रहेगा। तो सुनो, इफ आई से रेगुलर होम लोन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.50%। ये भी फ्लोटिंग रेट है। फ्लोटिंग रेट है मतलब द रेट विल चेंज। दिस इज रेपो प्लस 2%। रेपो होगा 6.5 प्लस 2, कहना है 8.5 चल रहा है। ऑब्वियसली रेपो चेंज होगा, ये रेट चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? नाउ अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ रेगुलर होम लोन, आप जब लोन लेंगे आपका जो EMI जाएगा उस EMI में उनके सिंपल रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से, कल जो मैंने आपको दिखाया था, इंटरेस्ट कंपोनेंट मेजर रहेगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट छोटा सा रहेगा। इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज नॉर्मल होम लोन जो हर कोई अप्रोच करता है। Salaried employee, it is perfect, nothing wrong about this. But let's say you are a professional, आप प्रैक्टिस करते हो या आप एक बिजनेस ओनर है, आपको लगता है sometimes you may have lot of liquid money which is sitting idle, lot of liquid money which is sitting idle. तो आपको लगता है मेरे पास एक पावर होना चाहिए। Think about this, कितना बुरा होगा। आपने होम लोन लिया है जिसपे आप 8.5% इंटरेस्ट पे कर रहे हो, and let's say your money is lying idle in current account where you getting 0 interest. Just think about this, 2 crore rupees का होम लोन and 2 crore lying idle in current account. Now you will say 2 करोड़ रुपए जब करंट अकाउंट में पड़ा रहेगा तो लोन लेगा ही क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में पैसा बिजनेस के लिए पड़ा है और बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ता है। पर इसका मतलब ही नहीं हर दिन बिजनेस के अंदर पैसा जरूरत पड़ता है। बिजनेस में पैसे की जरूरत रेगुलर बेसिस पे बढ़ते रहती है। तो हो सकता है 2 करोड़ रुपए आपका लिक्विड पड़ा होगा। कहां पड़ा रहेगा? करंट अकाउंट के अंदर। कहां पर रहेगा? करंट अकाउंट। उस पर तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तो कहना इसे यूर लूजिंग एंटायर 8.5 ईयर जहां पर आप लोन के फॉर्म में इंटरेस्ट दे रहे हो, और करंट अकाउंट में यूर गेनिंग 0%, सो योर कॉस्ट इज 8.5। आप बैंक के पास जाओ, उसको बोलो मेरे को फ्लेक्सी होम लोन चाहिए। मतलब क्या? सुनो, वो आपका एक खोलेंगे लोन अकाउंट,
एक खोलेंगे सेविंग्स अकाउंट कंपल्सरीली। अगर तुम्हारा एग्जिस्टिंग सेविंग्स अकाउंट है फिर भी अलग से सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे। दिस सेविंग अकाउंट इज कनेक्टेड टू दिस लोन अकाउंट। आपने लोन लिया 2 CR का, कितने का लिया? 2 CR का। सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस है 0 रुपीज। सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस कितना है? 0 रुपीज। यू विल पे इंटरेस्ट फॉर दैट मंथ ऑन एंटायर 2 CR। सडनली मान लो बिजनेस के अंदर करंट अकाउंट में एडिशनल पैसा आया, वो पैसा करंट अकाउंट से उठाओ डायरेक्टली सेविंग्स अकाउंट में डाल दो। जैसे यहां पे 1 CR डाल दिया। जिस दिन आपने इस सेविंग्स अकाउंट में 1 CR क्रेडिट किया उस दिन से आपका इंटरेस्ट सिर्फ 1 CR पे लगेगा। आई रिपीट, सुनना मेरा बात। आप अपने करंट अकाउंट से बैठा पैसा उठाओ, कहां डाल दो? सेविंग्स अकाउंट में। अ सेविंग्स अकाउंट विच इज कनेक्टेड टू माय लोन अकाउंट। सो इफ माय मनी इज लाइंग अराउंड इन द सेविंग्स अकाउंट, नॉर्मली सेविंग अकाउंट में कितना पैसा मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलता? 3% मिलता। यहां पर इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, बट लगेगा नहीं इंटरेस्ट 8.5%। So interest not paid is equals to interest gained. So can I say you can make 8.5 on your savings account, although you are actually not receiving any interest, but you are not paying interest on the loan account. मतलब बेसिकली वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा? हर दिन एक फॉर्मूला लगाएगा सिस्टम। लोन अकाउंट दैट इज 2 CR माइनस बैलेंस इन सेविंग्स अकाउंट। उस दिन शाम को 6 बजे तक जो भी बैलेंस रहेगा, लेट्स से 1 CR का बैलेंस है, तो उस दिन के लिए वो इंटरेस्ट 1 CR पे लगाएगा। अगले दिन 50 लाख और ट्रांसफर किया तो बोलेगा 2 CR माइनस 50 लाख ऐड हो गया ना, यहां पे माइनस 1.5 आ गया क्या? अगले दिन का इंटरेस्ट 50 लाख पे लगेगा। मतलब इससे तू इंटरेस्ट उसी दिन के लिए पे करेगा, उतने ही अमाउंट के लिए पे करेगा जितना तेरा आउटस्टैंडिंग लोन का बैलेंस है ऑन दैट डे। बिकॉज बैंक इज अज्यूमिंग यू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 1.5 करोड़। बैंक इज अज्यूमिंग यू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 1.5 करोड़ एंड यू हैव अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ 2 CR। तो कहने से नेट अमाउंट इज 50 lakhs, तो आपका इंटरेस्ट 50 लाख पे आना चाहिए। इससे सोचिए, आप कभी जिंदगी में करंट और सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कमा तो नहीं सकते इतना, पर कम से कम अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन है उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट बचा तो सकते हैं। दैट इज एज गुड एज योर इनकम। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लस सोचो उल्टा, इधर 8.5 लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया, अगर मान लो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एयू स्मॉल, इक्विटास, ये लोग तुमको 7% इंटरेस्ट दे देंगे सेविंग्स पे। प्रॉब्लम समझना, सेविंग्स में 7% मिलेगा, उसके बाद टैक्स जाएगा। अरे 7 मिलेगा उसके बाद टैक्स जाएगा, इधर 8.5% इंटरेस्ट जाएगा। अब बोलना मत टैक्स डिडक्शन, चिल्लर अमाउंट मिलता है। अरे होम लोन के ऊपर अमाउंट फिक्स है एनुअली। ये कोई आपका प्रॉपर्टी नहीं है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट आपका पूरा रेंटल के अगेंस्ट जितना लॉस जाएगा पूरा का पूरा इंटरेस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। ऐसा होता है, होम लोन के अगेंस्ट नहीं होता है। अरे डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड? मतलब आपने क्या करने का है, अगर आपको लगता है इफ यू आर अ बिजनेस ओनर you will have lot of money which can come in the form of liquidity, so you can use that liquidity to reduce your interest liability. You can use that liquidity to reduce your interest. बस इसमें एक ही चैलेंज है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसमें बैंक 25 पैसा ऐड कर देगा। बैंक बोलेगा तू ये जो फैसिलिटी ले रहा है ना, इसमें मेरे को लॉस होने का चांस ज्यादा है, आई विल चार्ज यू 8.75। तो कैलकुलेशन कर लेना खुद से, साल के अंदर 0.25 एक्स्ट्रा देना चलेगा या सिर्फ 8.5 देना सही है, क्योंकि 0.25 एक्स्ट्रा देने के लिए आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी अगर लगता है साल में 2 महीने के लिए भी आएगी, तो 2 महीने के लिए आप 8.5% बचाएंगे फॉर 2 months। समझा क्या? पक्का? दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्सी होम लोन। ये आपके PSUs ऑफर करते हैं, क्योंकि उनके पास लोन वाले बड़े क्लाइंट्स आते ही नहीं है, सब प्राइवेट के पास। HDFC के पास वो बोलेगा गेट आउट। गेट आउट मतलब आई डोंट प्रोवाइड सच सर्विस। क्यों? उसे मालूम है ये लेने वाला आदमी का पैसा तो पक्का पड़ा है, वो बैंक को परेशान करने वाला है। वो बेसिकली बैंक से एक ऐसा ऑफर ले रहा है कि जब मुझे चाहिए मैं इंटरेस्ट दूंगा, जब नहीं चाहिए इंटरेस्ट नहीं दूंगा। द फ्रीडम एंड द कंट्रोल इज नॉट विद द बैंक, द कंट्रोल इज विद द क्लाइंट, एंड बैंक नेवर लाइक्स इट। बैंक ऑलवेज वांट्स अ ट्रेड वेयर दे ऑलवेज विन। इन दिस ट्रेड इवन यू कैन विन। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जाने दीजिए, तो आपको बस नॉलेज के लिए बताया। अभी के लिए विल कंटिन्यू। हमें क्या देखना है, बस लेट्स कंटिन्यू और डिस्कशन ऑन इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सिक्योरिटी वाला पॉइंट, सर इफ सिक्योरिटीज आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ओनर शुड बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक। इफ दे आर
सिक्योरिटीज जहां पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो मॉर्टगेज डीड होनी चाहिए एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक. अगर गुड्स है जैसे गोल्ड वगैरह है तो सर गुड्स शुड बी इन द पोजेशन ऑफ द बैंक एंड ऑब्वियसली उसने बोला 5 किलो का पैकेट है, 5 किलो खोल के देखना अंदर क्या है. द कंटेंट ऑफ द पैकेट शुड बी tested and checked and it should be under the godown should be under the frequent inspection of a respective official person. Can I say 4 पॉइंट तो सिक्योरिटी के ऊपर लिखे हुए हैं. पॉइंट नंबर 1 to 7 एक बार रीड करो जरा, कंफर्टेबल लगता है क्या कंट्रोल्स के ऊपर. फाइव सिक्स सेवन तीनों सिक्योरिटी के पॉइंट के अराउंड है. एक में गुड्स है, एक में रजिस्ट्रेशन एज अ मॉर्टगेज डीड है, एक में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है. ऑब्वियसली तीनों के केस में अप्रोप्रिएट तरीके से देखना है. द कंट्रोल शुड बी एंड द रजिस्ट्रेशन शुड बी इन द नेम ऑफ द बैंक. ऑब्वियसली इज दिस क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर 10 पढ़ के देखो. इतना कहानी पढ़ के आए हो, लॉजिकल लगता है क्या? 9 तो बहुत ही टाइम पास है इसलिए नहीं पढ़ा रहा. 10 फिर भी ठीक है. ऑल अकाउंट्स विच एक्सीड सैंक्शन लिमिट और डीपी और अदरवाइज आर इरेगुलर शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी. लॉजिकल लगता है क्या? एंड सर हर एडवांसेस को आइडियली रिव्यू करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एंड मे बी इट कैन बी फ्रीक्वेंट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग इज द अमाउंट इन्वॉल्व. अगर अमाउंट इन्वॉल्व बहुत बड़ा है क्वार्टरली बेसिस पे भी आप चेकिंग कर सकते हैं. आप बताइए इंटरनल कंट्रोल पे 5 पॉइंट लिख पाएंगे क्या? मेरे हिसाब से एडवांसेस के ऊपर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं. एक है जनरल ऑडिट ऑफ एडवांसेस वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट लिखिएगा. और अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है जहां पे कंट्रोल चेक करने के लिए बोलता है तो इनमें से 5 पॉइंट पिक कीजिएगा. अगर आप शांति से सोचें तो पहले 2 पॉइंट बहुत बेसिक से थे और बचे हुए 3 पॉइंट आप सिक्योरिटी के ऊपर भी लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा. ट्रस्ट मी, द इजिएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज ऑडिट ऑफ एडवांसेस, जहां पे सबसे कम टेक्निकल कंटेंट है एंड आईसीए को सबसे ज्यादा ऑडिट ऑफ एडवांसेस पसंद है. मतलब आपके लिए ये विन विन सिचुएशन है कि आपने दोनों क्वेश्चन ढंग से पढ़ के जाने चाहिए. इज दिस क्लियर? वेरी गुड. लेट्स गो नेक्स्ट. ऑडिट ऑफ एडवांसेस खत्म हो गया. एक्चुअली बैंक ऑडिट का बैलेंस शीट साइड ही खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने बाकी किसी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है. तो पढ़ना क्या है? 2 ही चीज, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू एंड ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस. तो बुक में जाइए, अगला हेडिंग लिखिए ऑडिट ऑफ expenses. Audit of expenses. Divide in 3 parts. Audit of expenses. Audit of expenses. Divide in 3 parts. पहला वाला है interest expense. Divide in 3 parts. पहला पार्ट है interest expense. ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस 3 एरो बनाइए. पहला वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड तीसरा है प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज. इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज. ऑनेस्टली थोड़ा बहुत भी जो आंसर अलग और टेक्निकल है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है क्योंकि वही अलग होता है बैंकिंग बिजनेस में. कोई भी बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए क्या स्टेप्स लिखोगे? वो जो बाकी स्टेप चैप्टर 5 में पढ़ गया वो सेम ही है. प्रोविजन चेक करने के लिए यहां पे अलग क्या आएगा? आरबीआई नॉर्म्स आने वाला है क्योंकि प्रोविजन बनाना कितना आरबीआई ने बताया, तो मुझे कुछ अलग करने का जरूरत ही नहीं है. तो बेसिकली आपको बाकी दोनों आंसर लिखने बहुत आसान है. मेजर फोकस किधर करना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर. अब एक बात शांति से सोचिए, जितने अलग अलग टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आपने लिए हैं सब पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना यार. बैंक के लिए 2 ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक है इंटरेस्ट इनकम, दूसरा है इंटरेस्ट एक्सपेंस. डिपॉजिट्स पे आएगा आपका एक्सपेंस एंड एडवांसेस से आएगा आपका इनकम. तो ऑब्वियसली रेवेन्यू साइड में इंटरेस्ट इनकम चेक करना होगा, एक्सपेंस साइड में इंटरेस्ट एक्सपेंस चेक करना होगा. अब एक बात सोचो, आई हैव अ क्वेश्चन बिफोर वी रीड व्हाट दे हैव टू से.
ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, मतलब इट इज बेसिकली यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट एज अ कस्टमर। बैंक का एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट मिल किसको रहा है? कस्टमर को मिल रहा है, बराबर है कि नहीं? कौन कैलकुलेट करता होगा, क्या लगता है आपको? सिस्टम। कोई कैलकुलेट नहीं करता है। इट्स अ सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन, इट्स अ सिस्टम जनरेटेड, मतलब आगे का पूरा आंसर यूजलेस है जो पढ़ने जाएंगे। बेसिकली आपको एक ही चीज देखनी है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में एल्गोरिथम टू कैलकुलेट इंटरेस्ट बराबर होना चाहिए। वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें टेस्ट बेसिस में देखना होगा। इफ द सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपर्ली, दैट मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस में गलती होने का चांस ही नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू यू? तो आपको इधर करना क्या है, देखो, सबसे पहले हमें बैंक के मैनेजमेंट से यह पूछना पड़ेगा, इन योर सीबीएस इंटरेस्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है। एग्जांपल, लेट्स से आप फिक्स्ड डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट देते हैं, आप करंट अकाउंट में नॉर्मली कुछ इंटरेस्ट नहीं देते हैं, सेविंग्स अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट देते हैं। अब आपको मालूम है सेविंग्स अकाउंट पे भी ये अमाउंट पे डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट मिलेगा। Like for example, certain banks may say if the amount outstanding in your savings account is up to 25 lakh rupees, the interest will be 3%. If it is between 25 lakh to 1 CR, you may get an interest of 5%. If it is more than 1 CR, we may give you 7%. And if it is more than 5 CR, we may give you 8% also, which is equals to FD interest. ऐसा होता है। तो आपको पहले बैंक से पूछना है, आप, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना उनके कंट्रोल में है। अरे इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए आरबीआई का रेट काम में आता है, अरे इंटरेस्ट पे करने के लिए तो वो डिसाइड करेगा ना उसको कितना इंटरेस्ट देना है। तुम्हें भी एचडीएफसी बैंक को बोलेगा क्या उतना ही इंटरेस्ट दे जितना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देता है? वो नहीं देगा, सेम चांस ही नहीं है। वो बोलेगा मेरे को जरूरत ही नहीं है डिपॉजिट का इतना। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो आपको सबसे पहले बैंक से पूछना है, आपके लिए इंटरेस्ट का एक रेट्स का चार्ट रहेगा कि आप किस किस कैटेगरी के डिपॉजिट के लिए किस किस अकाउंट में कितना कितना इंटरेस्ट पे करते हैं। दूसरा चीज, ये कितना फ्रीक्वेंटली बदलता है। तीसरा चीज, अगर ये बदल गया तो सिस्टम के अंदर चेंज कौन लेकर के आएगा, हु इज द ऑथराइज्ड पर्सन टू मेक चेंज इन द सिस्टम। एंड जब वो चेंज आता है तो विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट आता है, ये हमको पता होना चाहिए। अब ये यहां पे थियोरेटिकल बात करेगा, ये इसको लगता है ना तू बहुत होशियार है, तू एक काम कर, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस निकाल, एक एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल ले और तेरे हिसाब से वो रिकैलकुलेशन कर ले, इतने डिपॉजिट्स के ऊपर इतने परसेंटेज के हिसाब से मंथली इंटरेस्ट का अमाउंट। पॉसिबल नहीं है, इतने कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स होते हैं, इतने कैटेगरी ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, और तुम्हें एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हर एक कैटेगरी के लिए इंटरेस्ट अलग होता है। एफडी के अंदर भी इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन एफडी कितने पीरियड के लिए है। एफडी 6 महीने का है, 1 साल का है, 18 महीने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? उसमें भी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट बदलता है। सीनियर सिटीजन का एफडी का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। ये सब कुछ आपको बैंक के सिस्टम में मिलेगा। इसीलिए सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है क्योंकि इंडिविजुअली कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ओनली इफ दिस इज इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम, ओनली देन सिस्टम कैन टेक केयर ऑफ दिस। सिंपल बोलो क्या, ये सिस्टम को इतना अच्छे से बना के रखते हैं और एक सेट ऑफ लोग अपॉइंट करते हैं जो लोग इस सिस्टम के अंदर ऑथराइज तरीके से चेंजेस को लेकर के आएंगे एंड इंश्योर करेंगे कोई और सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकता है। इफ यू हैव अ कंफर्ट ओवर द सिस्टम, सिस्टम विल पास द अकाउंटिंग एंट्री एंड द इंटरेस्ट का डेबिट एंट्री ऑन इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पे क्वार्टरली इंटरेस्ट, क्वार्टर खत्म होगा, लास्ट डे आपके अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, या अगले क्वार्टर के पहले दिन अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे अपना अकाउंट ओपन करेंगे उस दिन पैसा क्रेडिट हो चुका होगा। इट्स अ सिस्टम पासिंग द एंट्री ऑन इट्स ओन, सो यू शुड बी टेस्टिंग द कोर बैंकिंग सोल्यूशन, नॉट द अमाउंट्स। नोटबुक में जाइए, अंडर इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखिए, रेफर नोट नंबर 1। लेट्स राइट डाउन नोट नंबर 1। Under interest expense, write down, refer note number 1. Let's write down note number 1. Note number 1 के ब्रैकेट्स में लिखिए, audit procedures for interest expense. Audit procedures for interest expense. Point number A. In today's time, entries for interest expense. Point number A. In today's time, entries for interest expense
are automatically generated entries for interest expense are automatically generated through core banking solution. Through core banking solution. Therefore, full stop. Therefore, testing of CBS. Therefore, testing of CBS. What is CBS? Core banking solution is essential before considering any substantive procedure. Therefore, testing of CBS is essential before considering any substantive procedure. ये आखिरी सेंटेंस मैंने मेरे मन से लिखवा दिया है. उन्होंने बस बोला सीबीएस है, पर मैं बोल रहा हूं बिना सीबीएस टेस्ट किए कोई भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं. लॉजिकल बात है एकदम. ये लिखोगे तो एग्जामिनर भी कट नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा बराबर बोल रहा है ये. इस पॉइंट नंबर एक ये पॉइंट नंबर बी. ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम बैंक. ऑडिटर should obtain from bank an analysis of various types of deposits, an analysis of various types of deposits that are outstanding, various types of deposits that are outstanding at the end of each quarter. अलग अलग क्या क्या टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं जिनके बैलेंसेस बैंक के पास होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्वार्टर के एंडिंग पे अगर बैलेंस रहेगा तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इस पॉइंट नंबर ए एंड बी क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर सी. ऑडिटर शुड ऑब्टेन a list of different interest rates. Auditor should obtain a list of different interest rates that is offered by bank. Interest rates that is offered by bank to their deposit holders. Which is offered by bank to their deposit holders along with the criteria. मतलब जैसे सेविंग्स अकाउंट में उन्होंने बोला कि आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखिए, हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे, बट दे विल नॉट गिव 5% टू एवरीवन. दे मे हैव अ क्राइटेरिया दैट इफ यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन 25 लाख टू लेट्स से 50 लाख, एंड ये बैलेंस आपने सुना है ना, एक एवरेज अकाउंट बैलेंस कैलकुलेट होता है. ये आपको फाउंडेशन में पढ़ाया होगा. एडीडी अकाउंट करें तो ठीक है, बट मंथली एक एवरेज बैलेंस, हर दिन का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, फिर वो ओवरऑल मंथली एवरेज बैलेंस निकालते हैं. मतलब बट फॉर दैट यू हैव टू सी द क्राइटेरिया ऑल्सो दैट वो 6 बजे के पहले का ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, 6 बजे, क्योंकि आजकल एनईएफटी वगैरह 6 बजे के बाद भी होता है. यू कैन मेक आईएमपीएस पेमेंट आफ्टर 6 PM ऑल्सो. तो आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग इज बिफोर 6 PM और आफ्टर 6 PM. तुम उनसे इंटरेस्ट रेट्स का लिस्ट ले लो. ओके. पॉइंट नंबर सी. ये तुम कैसे लगाओगे मेरे को नहीं पता, पर ऐसे ने बोला लगाने का है. पॉइंट नंबर सी. हाँ ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. ऑडिटर शुड ट्राई टू वर्क आउट. ऑडिटर शुड ट्राई टू वर्क आउट अ वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट. कैसे निकाले? टू ट्राई टू वर्क आउट a weighted average interest rate to perform an independent calculation. Weighted average interest rate to perform an independent calculation of the interest amount. Independent calculation
of the interest amount for respective quarters. ये assumption लगा रहा है, यहां पे इंटरेस्ट पेमेंट क्वार्टरली होता है, बहुत सारे बैंक मंथली भी देते हैं, तो उधर ये वापस पूरा प्रोसेस बदल जाएगा। ये इसका assumption है क्वार्टरली इंटरेस्ट है, तो क्वार्टरली आप एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालो, उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पकड़ो, फिर सोचो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एवरेज इंटरेस्ट का खर्चा बैंक का कितना होना चाहिए। ये आपको वो इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। अगला पॉइंट लिखिए, ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द इंटरेस्ट रेट्स are in accordance with bank's internal regulations, comma RBI directives and as per agreement with the depositor. RBI directives and as per agreement with the depositor. मतलब जो आपके बीओडी ने आपके बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट्स अप्रूव किए हैं, वही इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। दूसरा चीज, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कस्टमर को भी ऑफर किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर से कुछ और एग्री किया, एक्चुअल इंटरेस्ट आप उन्हें कुछ और पे कर रहे हैं, तो इससे डिस्प्यूट आएगा। हमें देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज चार्ज एज अ एक्सपेंस फॉर द बैंक शुड बी अप्रोप्रिएट एज पर अग्रीमेंट विद द कस्टमर्स दैट इज डिपॉजिटर्स, शुड बी ऑल्सो एज पर देयर इंटरनल बैंक रूल्स एंड ऑब्वियसली आरबीआई के गाइडलाइंस होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हुए आपने इंटरेस्ट रेट देखना है बराबर है या नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए, अरे ठीक आएगा, एक दो पॉइंट और लिखो। इंटरेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट्स that are outstanding as on balance sheet date, on all deposits that are outstanding as on balance sheet date. मतलब इवन अगर माइनर बैलेंसेस होते हैं ना, तब भी आपको उसके लिए जो भी मिनिमल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो पे करना पड़ता है। बहुत बार आप देखेंगे जिन अकाउंट्स में बैलेंस ही बहुत छोटा सा रहता है, वहां पर आपको 1 रुपए 2 रुपए इवन 15 रुपए 20 रुपए जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। ये सिस्टम है यार, मैन्युअली कोई कर ही नहीं रहा है। सो वंस इट इज गिवन एज अ इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम विल कंप्लाई। इज दिस क्लियर टू यू? कितने पॉइंट लिखे आपने? 6। एक पॉइंट और लिखेंगे, रुक जाओ। पॉइंट नंबर 7, auditor should analyze month on month, or quarter on quarter, interest cost, month on month or quarter on quarter interest cost analysis and document the reasons for significant variances. तुम्हारे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। Note number 2. 4 minutes are pending. In 4 minutes, we will finish note number 2. Note number 2 लिखो, audit procedure
for operating expenses. Note number 2, audit procedure for operating expenses. Audit procedure for operating expenses. चलिए कल डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम. So tomorrow we will only have the morning lecture. That means we will continue our discussion on chapter number 3. Monday evening we will continue with this part. But my concern is by Monday evening you will forget that we are studying bank audit. मेरा टेंशन ये है. थोड़ा ये नोट नंबर 1 रिवाइज कर आओगे क्या तुम लोग? पक्का? चलिए, I'll see you tomorrow. Enjoy. Have a good day.